तो अभी जो है हम लोग उसी चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। What books and burials tell us, है ना? What books and burial tell us, उसी का आगे का हिस्सा हम लोग अभी पढ़ेंगे। पीछे की क्लास में हम लोगों ने देखा ऋग्वेद के बारे में कुछ पढ़ा, विश्वामित्र और नदियों के बीच संवाद को देखा और किस तरह से वेदों में जो रिक्त शब्द हैं अपने पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोगों ने देखा। अभी हम लोग कैटल, मवेशी, हॉर्सेज एंड चैरियट्स इसके बारे में और देखेंगे और उनसे किस तरह से अर्थ निकलता है इतिहास में, उसको देखेंगे। There are many prayers in the Rig Veda for the cattle, children, and horses. Horses were gifts to chariots that were used in battles, which were fought to capture cattle. Battles were also fought for land, which was important for pastures and for growing hardy crops that ripen quickly, such as barley. Some battles were fought for water and to capture people. इस पीरियड में युद्ध क्यों होता था, वार क्यों होता था और कैसे होता था? तो घोड़ा का जो उपयोग है, हॉर्स का जो उपयोग है, ये युद्ध में सबसे ज्यादा उपयोगी जानवर घोड़ा होता है ना? इसीलिए अश्व शब्द सर्वाधिक बार यूज किया गया है। जिसका ज्यादा उपयोग होता है लोग उसका ज्यादा नाम लेते हैं, तो अश्व का इसी तरह से नाम लिया गया। यही अश्व रथ खींचता है, जिस पर आर्य योद्धा माना गया है कि रथ पर सवार होकर आर्य युद्ध लड़ते थे। रथ में पहिया लगा होता था और आर्यों के द्वारा प्रयुक्त पहिया स्कोप्ड पहिया होते थे, है ना, जिनमें कमानीदार पहिया जिसको बोला गया है। तो इसको माना जाता है कि कमानीदार पहियों को भारत में आर्यों ने ही इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि सिंधु सभ्यता के पहिए सॉलिड होते थे, जो भी प्रमाण मिले। तो उन घोड़ों से सुसज्जित रथों पर सवार होकर आर्य युद्ध लड़ते थे। और शुरुआत का जो युद्ध है वह पशु के लिए लड़ा जाता था। जैसे छठा क्लास का किताब है तो बहुत ब्रीफली है इसमें, लेकिन ऋग्वेद में जो मंत्र हैं, जो प्रेयर्स हैं, उसमें आर्य जब देवताओं की प्रार्थना करते हैं तो क्या मांगते हैं कि बलिष्ठ पुत्र दो और पशु दो। यहीं से जब बलिष्ठ पुत्र मांगते हैं तो ये बलिष्ठ पुत्र क्यों है? हाँ, यही युद्ध लड़ेगा और दूसरे के पशु को लूटेगा और अपने पशुओं को बचाएगा। और उस समय पशु ही धन है ना? पशु ही धन है। तो जिस पीरियड में जो धन होता है उसी को लूटा जाता है और उसी को बचाया जाता है। उस पीरियड में सोना चांदी या और कुछ भी नहीं वैसा। तो उस समय के आर्यों के आर्थिक जीवन का मूल आधार पशु है और पशु का मांस और पशु का डेयरी प्रोडक्ट, यही दो चीज उनके भोजन का मूल आधार है। इसीलिए पशु रूपी धन को बचाना, अपने धन को बचाना और दूसरे के धन को लूट लेना, यही उस समय का मुख्य आर्थिक काम था और युद्ध का भी मूल उद्देश्य यही था, है ना? इसीलिए और युद्ध में घोड़ा का उपयोग ज्यादा है तो घोड़ा का वैल्यू रहेगा नहीं, रथ का वैल्यू, चैरियट्स का वैल्यू भी रहेगा नहीं। जमीन के लिए लड़ाई जो है, जैसे वैदिक काल दो भाग में बढ़ता है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो जो लेटर वैदिक पीरियड है, असल में जमीन के लिए लड़ाई इस पीरियड में हो, है ना?
नॉट इन द ऋग्वैदिक पीरियड। और महाभारत का युद्ध जो है, अब धार्मिक विचारधारा अलग है, लेकिन 950 बीसी में ऐसा माना जाता है कि बैटल ऑफ महाभारत वाज फॉट। महाभारत का युद्ध ऋग्वैदिक काल के अंत और उत्तर वैदिक काल के शुरुआत में लड़ा गया। यह युद्ध उस जमाने में एक माइनर युद्ध रहा होगा, जिसे धीरे धीरे बढ़ाकर इतना बड़ा कर दिया गया। इसीलिए लोग मानते हैं कि जो महाभारत का किताब है वह 3 फेज में लिखा गया है ना। महाभारत पहले फेज में उसका नाम है जय संहिता, जब केवल 8000 श्लोक थे, है ना। फिर हुआ ये भारत संहिता, 24,000 श्लोक हुए। और फिर हो गया महाभारत, जब अभी 1 लाख श्लोक है, 1 लाख प्लस श्लोक है। तो जो किताब 8000 श्लोक से शुरू हुआ उसमें 92,000 प्लस श्लोक जोड़े गए। तो ओरिजिनल किताब का तो धज उड़ गया, या ओरिजिनल स्टोरी कहाँ हवा में चला गया, है ना। तो ये 3 फेज में लिखा गया है। और ऐसा सामान्य तौर पर होता ही है जब आप पढ़ते हैं कि हाँ रिवाइज्ड एडिशन, 2 तरह का किताब में लिखा जाता है। रिप्रिंट, तो रिप्रिंट होता है तो ज्यों का त्यों होता है, और जब रिवाइज्ड होता है तो समथिंग इज एडेड एंड समथिंग इज रिलेटेड, दोनों बात होता है। तो आज रिवाइज्ड एडिशन किताब धीरे धीरे मोटा किताब हो जाता है। तो धार्मिक अवधारणाओं के विपरीत महाभारत का युद्ध रामायण की घटना के पूर्व का है। इतिहास में, मिथोलॉजी में आम आदमी के विचार अलग हैं, मान्यता अलग है, लेकिन रोमिला थापर जैसे इतिहासकार का मानना है कि 950 ईस्वी पूर्व में भारत के इतिहास में, मतलब हिस्टोरिकल पीरियड में, वैदिक काल में जमीन के लिए लड़ी गई ये पहली लड़ाई है। क्योंकि इस लड़ाई में जब दुर्योधन को कृष्ण कहने जाते हैं कि छोड़ो 5 गांव भी दे दो, 5 भाई हैं, 5 गांव पर काम चला लेंगे। दुर्योधन बोलता है कि 5 गांव तो अलग है माधव, सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। तो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट व्हाई दुर्योधन रिफ्यूजेस टू गिव अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ लैंड। इसका मतलब हुआ कि जमीन का वैल्यू उस समय तेजी से बढ़ रहा था, है ना। किसी गांव घर में जमीन के लिए गोली चल जाता है, तो अब तो थोड़ा घट गया है, लेकिन पहले अधिकांश सिविल जो केसेज हैं वो जमीन रिलेटेड केसेज आज भी कोर्ट्स में हैं। तो जब जिस चीज का महत्व सर्वाधिक होता है उसी के लिए लड़ाई होती है। तो ऋग्वैदिक काल में पशु का वैल्यू सबसे ज्यादा था, इसलिए लड़ाइयाँ पशु के लिए हुई। जब जमीन का वैल्यू हुआ तो लड़ाई जमीन के लिए हुई। और इसमें बात लिखा हुआ है कि युद्ध में बच्चे और महिलाओं को भी लूटा जाता था, उनको दास के रूप में उपयोग किया जाता था, यानी वर्क फोर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा उन लोगों को, है ना। तो उसके लिए भी युद्ध हुआ करता था। ऋग्वैदिक काल में केवल एक ही अनाज उपजाया जा रहा था, और वह था बार्ली, जौ, है ना। ये जो जौ है, दिस वाज द ओनली क्रॉप व्हिच वाज प्रोड्यूस्ड इन द ऋग्वैदिक पीरियड। जौ जो है 60 दिन में हो जाता है ना। जौ जानवरों के चारा के भी काम में आता है, और जौ का उपयोग उसके जो जौ का जो दाना हुआ उसका भी आर्ज, सत्तू और विभिन्न तरह के खाने के पदार्थ के रूप में उपयोग करते थे। तो बार्ली वाज द ओनली ग्रेन टू बी प्रोड्यूस्ड इन द ऋग्वैदिक पीरियड, और 60 दिन में हो जाता था, तो ज्यादा दिन एक जगह रहने की कोई जरूरत नहीं थी। Some of the wealth that was obtained was kept by the leaders, some was given to the priest, and the rest was distributed among the people. Some wealth was used for the performance of yajna or sacrifice, in which
offerings were made into the fire. These were meant for gods and goddesses. Offerings could include ghee, grain, and in some cases animals. देखिए, जो धन लूटा जाता था, तो इस समय राजन इम्पोर्टेंट आदमी होता था। तो चूंकि फिर से हम ये कहेंगे, जैसे यहाँ बहुत छठा क्लास का किताब है, तो स्वाभाविक है कितना लिखेंगे लोग, लेकिन इस समय जो राजन है, राजन आज का राजन या पहले के राजन की तरह नहीं है। इस समय का राजन जस्ट ही द लीडर इन वॉर। ये अस्थायी पद ऋग वैदिक काल में नहीं है। ऋग वैदिक काल में राजन का चुनाव समिति के द्वारा हुआ करता था। राजन यूज नॉट टू बी हेरेडिटरी पोस्ट इन द ऋग वैदिक पीरियड। केवल सुदास का एक परिवार है जो 4 जनरेशन तक शासन करता है, लेकिन इन द ऋग वैदिक पीरियड राजन का चुनाव होता था। सभा, समिति, विदत 3 संस्थाओं का इस समय वैल्यू था। तो सभा को एल्डर्समैन बॉडी कहा गया है, समिति जनरल बॉडी मीटिंग है, और विदत का रोल इस पीरियड में सर्वाधिक है ना। विदत वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इन द ऋग वैदिक पीरियड। तो इस समय जो है, कोई भी समाज जब कलेक्टिविटी बनाता है या एक साथ रहने की बात होती है, यूनिटी बनाने की बात होती है, तो कोई ना कोई तरीका ढूंढा जाता है कि एक जगह रहने वाले लोग एक तरह से कैसे सोचे, है ना, या उनमें यूनिटी कैसे रहे। तो ऋग वैदिक काल में लोगों के एक जगह रहने को, है ना, गोत्र एक शब्द है। पुनः गोत्र जो है ऋग वैदिक काल में गायों को एकत्र रखने का स्थान है ना। इन द ऋग वैदिक पीरियड गोत्र हैज ए डिफरेंट मीनिंग एंड लेटर ऑन इट हैज डिफरेंट मीनिंग। इन द ऋग वैदिक पीरियड द प्लेस वेयर द कैटल वर केप्ट टुगेदर या काउस वर केप्ट टुगेदर, दैट इज द प्लेस गोत्र। तो ऋग वैदिक काल में आर्यों में एकता का आधार क्या था? गायों की रक्षा करना। तो गायों को हम जैसे 5, 7, 10 परिवार मिल गए, अपने गायों को एक जगह रखा और सामूहिक रूप से गायों की रक्षा किया और सामूहिक तौर पर लूटने गए, है ना। तो आपस में यूनिटी का आधार क्या हुआ? अपने गायों की रक्षा करना, और जब जाना है तो दूसरे की गायों को लूटने भी एक साथ जाइएगा तब है ना, अकेले तो लुटाएगा नहीं। तो उस समय खतरा होता था कि आप 2 भाई हैं, कोई 4 भाई है, आपका गाय लूट कर ले जाएगा, आप रोड पर आ गए, भोजन बिना मर जाइएगा। तो लोग समूह बना लेते थे और एक साथ रहते थे, गायों को एक साथ रखते थे, उसकी रक्षा करते थे और दूसरे के गायों का लूटने का जुगाड़ करते थे। तो जब दूसरे के गायों को लूटने जाएंगे तो अपने में एक नेता चुनेंगे। उस समय तो गोली बंदूक था नहीं, तो अपने समूह में जो सबसे मजबूत आदमी था, जो अकेले में 2-4 आदमी को देख ले, वैसे आदमी को लोग नेता चुनेंगे। चल भाई तू मेरा नेता है, और जब तक वह फिजिकली मजबूत रहेगा, ही विल रिमेन द लीडर। लेकिन केवल युद्ध के समय ही वह नेता होगा। डे टू डे एक्टिविटी में ही हैज नो रोल टू प्ले। डे टू डे एक्टिविटी में उसका रोल विदत प्ले करता है ऋग वैदिक काल में, है ना। जब लूटने जाएगा तो मान लीजिए एक राजन है और 9 आदमी लूटने गया। अगर 100 गाय लूटी गई तो ऋग वैदिक काल का नियम था, इट वॉज इगैलिटेरियन इकोनॉमी। 100 गाय 10 आदमी में 10-10 गाय बन जाएगी। ऐसा नहीं था कि राजन विल बी गेटिंग एक्स्ट्रा काउस। ही डोंट हैव एनी प्रिविलेज, ही जस्ट लीडर इन वॉर। तो 10-10 गाय बढ़ गई, लेकिन उसमें से मान लीजिए 2-4 आदमी को लगा कि राजन अच्छा आदमी है, हम लोगों को गाय लुटवा रहा है। तो जैसे आप किसी से खुश हो जाते हैं तो नहीं मिठाई लेके चले जाए, ले आप खा लीजिए जरा मिठाई,
है ना। तो उसी में से मान लीजिए 5 आदमी ने अपने 10 गाय में एक एक गाय राजन को दे दिया, तो राजन का गाय का संख्या अगर 10 + 5 15 गाय हो गया। ऋग्वैदिक काल में लोगों के सोशल स्टेटस का निर्धारण इस पर होता था कि किसके पास कितनी गायें हैं। 15 गाय है तो 10 गाय वाला उससे नीचे हुआ और 20 गाय वाला उससे ऊपर हुआ, है ना। इसीलिए ऋग्वैदिक काल में धनी आदमी को गोमत कहा गया है ना। उस समय हर शब्द ही गाय से निकला है। तो गोमत का मतलब रिच इन कैटिल, रिच इन काउस। इसलिए धनी व्यक्ति के लिए द वर्ड गोमत हैज बीन यूज्ड इन द ऋग्वैदिक पीरियड एंड दैट इम्प्लाइड कि ही हैज मच एंड मोर काउस इन हिज पोजेशन, ठीक है ना। तो ऋग्वैदिक काल में यही होगा। और फिर तो एक एक गाय राजा को मिला। तो ऋग्वैदिक काल में यह गिफ्ट है ना, ये उपहार है। इसीलिए ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था को उपहार की अर्थव्यवस्था कहते हैं, गिफ्ट इकोनॉमी कहते हैं। इट इज नॉट फोर्स्ड, नोबडी इज फोर्स्ड टू गिव अ गिफ्ट टू द राजन। गिफ्ट ऑलवेज मीन्स वॉलेंट्री। हालांकि इसीलिए लोग लिफाफा में चुराव कर देते कि कोई तुरंत देखे नहीं कितना पैसा दिए, है ना, बाद में भले लोग ये दिया। तो गिफ्ट इज ऑलवेज वॉलेंट्री, इट इज नॉट फोर्स्ड। तो यही, लेकिन उपहार जब राजन को दीजिएगा धीरे धीरे किसी किसी को आदत लग जाता है, और फिर एक बार उपहार दिया और दूसरी बार नहीं दी तो टिका लेगा। आपको दे रहे हैं आप फ्री में उसको, लेकिन कह देगा कि वो इस बार नहीं दिया, अच्छा रुक जाओ, कोई मौका आएगा तो तुमको हम बताएंगे। उत्तर वैदिक काल में उपहार ही कर बन जाता है। द मोमेंट यू टेल द वर्ड टैक्स, तो टैक्स कंपल्सरी होता है। ये आपकी इच्छा पर है कि देंगे कि नहीं देंगे। इसीलिए जो चीज ऋग्वैदिक काल में गिफ्ट है, उत्तर वैदिक काल में टैक्स बन जाएगा, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में कृषि का विकास हो जाएगा और आय अस्थायी हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ ये हुआ, लोगों में बट गया। अब जब यज्ञ होगा, तो यज्ञ तो फ्री में नहीं होगा। यज्ञों का आयोजन प्रायः विदर्भ में होता था, है ना। ये जो विदर्भ संस्था है